साल 1962। इंडिया को आजाद हुए सिर्फ 15 साल हुए थे। देश अभी खड़ा भी नहीं हुआ था पूरी तरह से और चाइना हमला कर देता है। लोग सोचते हैं ये हमला अचानक था, लेकिन इस कहानी की असली जड़ 1950s के उन दिनों से जुड़ी है जब तिब्बत में चाइनीज सोल्जर्स मार्च कर रहे थे और हम यहाँ हिंदी चीनी भाई भाई का गीत गा रहे थे। नेहरू को यकीन था कि चाइना दोस्त है, लेकिन चाइना के इरादे कुछ और ही थे। अक्टूबर 1962 जब हिमालयन बॉर्डर पर सर्दियां शुरू हुई, चाइना तीन तरफ से अटैक कर देता है। ऐसी सिचुएशन के लिए इंडियन आर्मी को बिल्कुल तैयार नहीं किया गया था। गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से सैनिकों के पास ना प्रॉपर विंटर गियर, ना मॉडर्न वेपन्स और ना ही ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से कोई सॉलिड स्ट्रेटेजी थी। इस नेग्लेक्ट के पीछे एक नाम बार बार सामने आता है, वीके कृष्ण मेनन, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और यहीं से शुरू होती है एक सीरीज ऑफ ब्लंडर। अगले एक महीने के अंदर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, टेम्पररी चाइना के कब्जे में आ गया। लेकिन 21 नवंबर को चाइना पीछे हट जाता है क्योंकि उनका असली टारगेट अक्साई चीन था। अगर इंडिया बेटर लीडरशिप, बेटर प्रेपरेशन और बेटर मिलिट्री स्ट्रेटेजी के साथ 1962 में चाइना को रोक देता तो क्या होता। लद्दाख के थोड़ा ऊपर मैप पे जहां आप G219 रूट देख रहे हैं, वो ही पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असली कोर था। ये वो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट एरिया है जो तिब्बत और शिनजियांग को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। ये रोड चाइनीज मिलिट्री और लॉजिस्टिक दोनों के लिए बैकबोन है। 1959 तिब्बती लोगों पर हो रहे चाइनीज अत्याचारों से तंग आकर दलाई लामा शरण लेने के लिए भारत आ जाते हैं। अगर हम उस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते और 1962 वॉर जीत जाते, तिब्बत का मामला आज कुछ और ही होता। इस हार का इंडिया की मिलिट्री रेपुटेशन पर गहरा असर पड़ता है। अगर हम जीत गए होते तो पाकिस्तान 1965 में इंडिया पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। जंग जीतना सिर्फ जमीन जीतने का नाम नहीं होता, देश का हौसला जीतने का नाम होता है। और जब एक नेशन का हौसला बुलंद होता है तो इन्वेस्टमेंट, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ सब खुद चल कर आता है। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी उस दिन से डेवलप होने लगती। आज हम रशिया और अमेरिका के वेपन्स खरीदने की बजाय खुद के प्रोड्यूस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना के साथ आज जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो बॉर्डर टेंशन है, जैसे डोकलाम 2017, गलवान वैली 2020 में, यहाँ पे जो हुआ ना होता। क्योंकि एक बार हार जाने के बाद चाइना इंडिया को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी नहीं करता। वीके मेनन, जिनका नाम मैंने पहले लिया था, उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनकी वजह से आर्मी नेग्लेक्ट हुई। इन्हीं के फैसले पर डिफेंस बजट कट किया गया। अगर ये ग्राउंड रियलिटी से अवेयर होते तो प्रॉपर बजट और डिफेंस प्लानिंग के साथ हम तैयार होते। 1962 से लेकर आज तक चाइना ने इंडिया को एक कंपटीटर के रूप में कभी सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगता है कि हम उनसे काफी पीछे हैं, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, और काफी हद तक ये सच भी है। लेकिन अगर 1962 में हम जीत जाते तो चाइना का ये ओवर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त चाइना खुद अंदर से हिला हुआ था। 1966 से 76 तक कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा था उनके यहाँ पे, जिसमें उनका अपना देश इंटरनली टूट रहा था। और अगर उस हालत में चाइना को इंडिया ने बैटलफील्ड पर हरा दिया होता तो उनकी ग्लोबल इमेज मिट्टी हो जाती। और ये भी सोचिए कि वो कोल्ड वार का दौर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दो कैंप्स बने हुए थे और इंडिया यहाँ नॉन अलाइंड था। लेकिन अगर हम चाइना को हरा देते तो अमेरिका हमारे और ज्यादा करीब आता, क्योंकि अमेरिका को भी चाहिए थी एक ऐसी पावर एशिया के अंदर जो चाइना को काउंटर कर सके। वो पावर इंडिया बन सकता था। पाकिस्तान का भी पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता। शायद 1965 का लाहौर फ्रंट कभी एग्जिस्ट ही ना करता। चाइना के साथ जो उसकी ऑल वेदर फ्रेंडशिप है आज, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि चाइना को लगता इंडिया एक क्रेडिबल मिलिट्री पावर है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना यहाँ रिस्की हो सकता था उसके लिए। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या अगर हम जीत जाते उस वक्त तो पाकिस्तान आज भी इतना एग्रेसिव होता? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश जो हमेशा इंडिया और चाइना के बीच बैलेंस करते हैं, वो क्लियरली इंडिया की तरफ झुकते। बॉर्डर पे भी हमारा कंट्रोल और ज्यादा होता। अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो डिस्प्यूट्स है आज भी, वो सब सेटल हो जाते उस वक्त। अब एक मुश्किल हिस्सा, जिसको बोलने से शायद लोग बुरा मान सकते हैं, पर सच को छुपाने से इतिहास नहीं बदलता। कुछ फैसले, कुछ गलतियां जिन्होंने 1962 की तस्वीर बदल दी। तिब्बत का कब्जा 1950, पूरी दुनिया शौक में, और हम एक नोट ऑफ प्रोटेस्ट भेजकर चुप बैठ गए। नेहरू जी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बजाय डिप्लोमेसी चूज करते हैं। दूसरी गलती थी डिफेंस को इग्नोर करना। 1950s और अर्ली 1960s में इंडिया का डिफेंस बजट बहुत कम था। नेहरू और वीके मेनन दोनों का फोकस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, जो सही भी था, लेकिन डिफेंस को बिल्कुल इग्नोर कर देना ये बहुत गलत था। और यहाँ तीसरी बड़ी गलती थी मिलिट्री लीडरशिप को इग्नोर करना। आर्मी चीफ ने कई बार वार्निंग दी थी कि चाइना अटैक कर सकता है, बॉर्डर पे ट्रूप्स बिल्डअप हो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स ने सुनना ही नहीं चाहा। और सबसे अजीब फैसला, माउंटेन वारफेयर का एक भी सीरियस एक्सपीरियंस नहीं।
फिर भी लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल को कमांड दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नेहरू के करीब थे। और ये सब एक डिसीजन की वजह से हुआ, एक गलत असेसमेंट की वजह से। ये सब मिस्टेक सुनकर अक्सर एक्सपर्ट्स एक नाम याद करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अगर उस वक्त जिंदा होते और नेहरू जी की जगह फैसले ले रहे होते तो शायद नक्शा कुछ और ही होता। और इस अप्रोच की डिटेल्ड एनालिसिस मैंने अपनी पिछली वीडियो में की है। अगर उन्होंने 1950 में तिब्बत पे एक्शन लिया होता तो शायद 1962 का ये चैप्टर लिखा ही नहीं जाता। उस हार ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमने अपनी आर्मी मॉडर्नाइज की, डिफेंस बजट बढ़ाया और आज हम एक न्यूक्लियर पावर है। 2020 में गलवान वैली में हमारी आर्मी ने दिखाया कि अब हम वो इंडिया नहीं है जो 1962 में था। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या हम सच में सीख पाए? क्योंकि देखो 1962 में गलती थी, सोच लेंगे बाद में। आज 2025 में भी कई जगह यही अप्रोच है। एजुकेशन सिस्टम देख लेंगे, क्लाइमेट चेंज अभी तो टाइम है, बॉर्डर सिक्योरिटी कुछ नहीं होगा। और ये जो माइंडसेट है यही सबसे बड़ा दुश्मन है। 1962 की सबसे बड़ी सीख यही है, तैयारी में देर मतलब तकलीफ। तो आज से अपने लाइफ के हर फेज में, चाहे कैरियर, हेल्थ या रिलेशंस, कुछ भी हो, प्रिपेयर रहना। और कमेंट में बताएं अगर 1962 में इंडिया जीत जाता तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा फर्क क्या होता। मैं कृष्ण हंस मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और व्हाट इफ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।